हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 33 है और आज हम देखेंगे संगम काल। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री में गुप्त काल तक के जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आप पिछली वीडियोस में जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी संभावित एग्जाम हैं जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, नेट केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है। ए ऑप्शन आपका पंचतीड़े, बी ऑप्शन है पेरुंतीड़े, सी ऑप्शन है षष्ठतीड़े और डी ऑप्शन है अष्टतीड़े। तो इसमें जो सही आंसर है वो है पंचतीड़े। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो देखो, संगम काल में आपका तोल कप्य में वर्णित है कि दक्षिण में विवाह को संस्कार के रूप में आर्यों ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? आर्यों ने। और तोलकप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, नोट कर लेना। और उसी में से जो 8 प्रकार के जो विवाह हैं उसमें जो प्रमुख विवाह थे उसमें तो एक आपका ये पंचतीड़े था ही जो कि गंधर्व या प्रेम विवाह था। दो और कौन कौन से थे? तो एक आपका था कैक्किड़े विवाह। कैक्किड़े कैक्किड़े ये कैसा विवाह था? तो ये आपका एक पक्षी विवाह था। ये कैक्किड़े जो था ये एक पक्षी विवाह था, एक पक्षी विवाह था। उसके अलावा दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका पेरुन दृढ़ाई। पेरुन दृढ़ाई पेरुन दृढ़ाई जो था ये सर्वमान्य विवाह था। तो जो प्रमुख विवाह कौन कौन से थे आपके? पंचतीड़े, कैक्किड़े और पेरुन दृढ़ाई। ठीक है। और तोलकप्पियों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो 8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन या बंदरगाह था। ए ऑप्शन आपका पोहार, बी ऑप्शन है मुचिरिस, सी ऑप्शन आपका तोंडी और डी ऑप्शन है नेलकिंडा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। इसको पोहार या कावेरी पत्तनम भी कहते हैं और जो कि चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। किसका प्रमुख बंदरगाह था? चोलों का। और इसके बारे में टॉलमी ने क्या बोला है कावेरी पत्तनम या पोहार को? तो टॉलमी ने इसके लिए खबेरिस शब्द का प्रयोग किया है। खबेरिस, ये नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खबेरिस किसके लिए प्रयोग किया है? तो पोहार या कावेरी पत्तनम के लिए टॉलमी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका वज्जी एवं तोंडी, बी ऑप्शन है मदुरै, सी ऑप्शन है उरैयूर एवं अरकाट या फिर उरकपुर एवं अरक्काडू, डी ऑप्शन है कोरकई या कोलकई। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। ये चोल शासकों की राजधानी थी और इसके साथ ही इनका प्रतीक भी पूछता है। तो चोलों का प्रतीक क्या था? चोलों का जो प्रतीक था वो था आपका बाघ। और चेर का क्या था? तो चेर का धनुष था और पांडे का मछली था। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? ए ऑप्शन आपका अहनानूर, बी ऑप्शन है शिल्पाधिकारम और सी ऑप्शन आपका तोलकप्पियम और डी ऑप्शन आपका मणि मेखले। तो ये जो पत्नी पूजा है इसको कन्नगी पूजा भी कहते हैं और इसमें जो सही आंसर है आपका ये है बी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो शिल्पाधिकारम में से कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। और शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो आपका इलंगो अडिगल था। इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल। और ये कौन था? तो ये इलंगो अदिगल जो था एक जैनी था जो कि चेर शासक शेन गुट्टवन का भाई था। किसका भाई था? चेर शासक शेन गुट्टवन का ये भाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, ये जो इलंगो अडिगल था, महन डाले ने इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा है। प्रोफेसर महन डाले ने इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा है। प्रोफेसर महन डाले ने।
यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, अब नोट कर लेना। प्रोफेसर मेहंडाले ने इसे तमिल साहित्य का इडियट कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरल का रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है तिरुवल्लुवर, बी ऑप्शन है करिकाल, सी ऑप्शन है आपका मुरुगन और डी ऑप्शन है तोलकप्पियम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है तिरुवल्लुवर। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है और इसे तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद भी कहते हैं। किसको? कुरल को। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। पंचम वेद या बाइबल भी कहते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर इसमें आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। ए ऑप्शन आपका ऋषि अगस्त, बी ऑप्शन है तोलकप्पियर, सी ऑप्शन है नक्करीकर और डी ऑप्शन आपका शीतलय सत्तनार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। इन्होंने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी और ये तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था? तो उत्तरी मदुरा में हुआ था। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि पहले और दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले और दूसरे की जो अध्यक्षता की थी वो ऋषि अगस्त ने किया था। पहला संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरा में। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? ए ऑप्शन आपका कांची, बी ऑप्शन है तंजौर, सी ऑप्शन है मदुरै और डी ऑप्शन है उरैयूर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? ए ऑप्शन है पुराण, बी ऑप्शन है खुदाई, सी ऑप्शन है संगम साहित्य और डी ऑप्शन है आपका वेद। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ए ऑप्शन है मलयालम, बी ऑप्शन है तेलुगु, सी ऑप्शन है तमिल और डी ऑप्शन है कन्नड़। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है? ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है राजनीति, सी ऑप्शन है दर्शन और डी ऑप्शन है व्याकरण एवं कविता। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, व्याकरण एवं कविता है। और तोलकप्पियम का जो लेखक कौन है? तो वो है तोलकप्पियर है, तोलकप्पियर। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। ए ऑप्शन है भाषा विज्ञान का, बी ऑप्शन है व्याकरण का, सी ऑप्शन है कथा का और डी ऑप्शन है उच्चारण का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है औरर, बी ऑप्शन है उरुकावलर, सी ऑप्शन है आपका आसान और डी ऑप्शन है आपका अमच्चर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। इसको जो संगम युग में जो गुप्तचर होते थे इनको औरर या वै कहते थे। वै भी होगा तो कंफ्यूज मत करना। और अमच्चर कौन थे? तो ये अमच्चर जो थे ये आपके मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग के महाकाव्य कौन से हैं? ए ऑप्शन है कुरुंथोके, बी ऑप्शन है आपका शिल्पाधिकारम, तीसरा है कुरल और चौथा है आपका मणिमेखले। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सी, ये आपका दूसरा और चौथा। इसके बारे में बता दूं तो संगम युग में कुल 5 महाकाव्य हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और तीसरा आपका है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। उसके अलावा दो कौन कौन से हैं? उसके अलावा दो है वलयपति, वलयपति और कुंडल केशी, कुंडल केशी। यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप एडजस्ट करना इसको। और जो महाकाव्य है कुल 5 महाकाव्य में वर्तमान में केवल 3 उपलब्ध है। कौन कौन से? आपका शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और एक कौन सा? जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ठीक है। और ये दोनों ये वलयपति और कुंडलकेशी उपलब्ध नहीं है। और मणिमेखले का अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि मणिमेखले का लेखक कौन था, तो मणिमेखले का जो लेखक था वो मदुरै का एक अनाज व्यापारी था। उसका नाम क्या था? शीतलय सत्तनार, शीतलय, ये तो है शीतलय सत्तनार, जो कि अनाज व्यापारी था। और ये शिल्पाधिकारम का कौन था? तो इलंगो अडिगल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में किन दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? ए ऑप्शन है
चोल राष्ट्रकूट पल्लव, बी ऑप्शन है चालुक्य कदम चोल, सी ऑप्शन है पांड्य आंध्र काकतीय, और डी ऑप्शन है आपका चोल चेर पांड्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी। और संगम साहित्य में जो सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है वो आपके चेर की ही प्राप्त होती है, और चेर शासकों की क्रमबद्ध वंशावलियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन आपका अरसर शासक वर्ग, बी ऑप्शन है मल्लवरम दस्यु, सी ऑप्शन है ईनर शिकारी, और डी ऑप्शन है आपका बेनिगर चर्मकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सुमेलित नहीं है, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? ए ऑप्शन आपका करिकाल, बी ऑप्शन है गजमुख, सी ऑप्शन है आपका नेडुंजेलियन, और डी ऑप्शन है आपका कोलुतुंग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए करिकाल। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो शिल्पाधिकारम में करिकाल के बारे में वर्णित है कि चोल शासक करिकाल ने हिमालय तक सैन्य अभियान करते हुए वज्र, मगध और अवंती राज्यों को जीत लिया था। और इसके बारे में नीलकंठ शास्त्री जो थे करिकाल का अर्थ बताते हैं कि जिसके पैर झुलसे हों। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ये किसका कथन है कि जिसके करिकाल के लिए ये किसका कथन है कि जिसके पैर झुलसे हो, जिसके नाम का अर्थ था जिसके पैर झूलते हैं, ये झुलसे हो। तो ये आपके नीलकंठ शास्त्री ने बोला है करिकाल के बारे में कि करिकाल का अर्थ था कि जिसके पैर झुलसे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन आपका तृतीय संगम का स्थान मथुरा था, बी ऑप्शन है शिल्पाधिकारम में कोवलन तथा कन्नगी की कथा है, और सी ऑप्शन है मणि मेखलाई की रचना सिमुक के संरक्षण में हुई थी, और डी ऑप्शन आपका प्रथम संगम के काल में ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही, ये सी इसमें गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी रचना सिमुक के संरक्षण में नहीं हुई है, क्योंकि जो सिमुक है ये सातवाहन शासक है, और ये मणि मेखले आपकी संगम काल की रचना। और इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना जो मदुरै का एक अनाज व्यापारी शीतले सत्यनार ने किया था, शीतले सत्यनार ने, जो कि बौद्ध था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन लेख उल्लेख करता है। ए ऑप्शन आपका शाक्तों एवं कपालिकों का, बी ऑप्शन है बौद्धों एवं कपालिकों का, सी ऑप्शन आपका ब्राह्मणों एवं कपालिकों का, और डी ऑप्शन आपका शैव व कपालिक का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, बौद्धों एवं कपालिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन आपका राज प्रथम, बी ऑप्शन है नृपतुंग वर्मन, और सी ऑप्शन है कर्क तृतीय, और डी ऑप्शन है आपका अपराजित वर्मन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका अपराजित वर्मन। और पल्लव शासकों की अगर राजधानी पूछता है तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी। और कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन आपका अपराजित, बी ऑप्शन है दंती दुर्ग, सी ऑप्शन आपका परमेश्वर वर्मन, और डी ऑप्शन है भद्र वर्मन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अपराजित। अभी बताइए आपको पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये तो हो गया, 2 बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ए ऑप्शन आपका ब्रह्मा, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है शिव, और डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो देखो, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर में पल्लवों की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा एवं विष्णु से बताई गई है, और जो पल्लवों के अभिलेख हैं उनमें इनको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। कौन से गोत्र का? भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, और अश्वत्थामा का वंशज बोला गया इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ए ऑप्शन आपका कांची, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन आपका महाबलीपुरम, और डी ऑप्शन आपका तिरुचिरापल्ली। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए कांची।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा अवतरण अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ए ऑप्शन है मदुरै, बी ऑप्शन है एहोल, सी ऑप्शन है आपका कांचीपुरम और डी ऑप्शन है आपका मामल्लपुरम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, मामल्लपुरम में। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो मामल्ल शैली थी, इसका जो विकास हुआ था वो नरसिंह वर्मा के प्रथम के समय, नरसिंह वर्मा प्रथम महामल्ल के समय हुआ था। और इसके बारे में कहते हैं कि जो महाबलीपुरम में कथानक शैली में जो मूर्तियाँ बनी थी उसमें कौन कौन सी मूर्ति थी, तो उसमें आपका गंगा अवतरण था, उसके अलावा अर्जुन की तपस्या, गोवर्धनधारी कृष्ण, महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी और भगीरथ ऋषि की तपस्या करती हुई मूर्ति थी। और ये जो इसके अलावा गंगा अवतरण का चित्र का अंकन कहाँ प्राप्त होता है, तो जो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलिफेंटा की जो गुफा थी वहाँ पे भी इसका चित्रांकन हुआ है, एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव पल्लव रथ स्थित है? ए ऑप्शन है कांचीपुरम में, बी ऑप्शन है मदुरई में, सी ऑप्शन है आपका महाबलीपुरम में और डी ऑप्शन है तंजौर में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण हुआ था? ए ऑप्शन है आपका महेंद्र वर्मन द्वारा, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वारा, सी ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन द्वारा और डी ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, नरसिंह वर्मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी वह शासक था पुलकेश? ए ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय और सी ऑप्शन आपका राजेंद्र चोल प्रथम और डी ऑप्शन आपका राजराज चोल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। आप वहाँ से जाके पिछली जितनी वीडियो है आप जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे बता दूँगी। ओके, थैंक यू।